हेलो, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। उसी क्लासेस में आगे बढ़ते हुए आज हमारी अगली क्लास है। इस क्लास में हम अब नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पिछली 3 क्लासेस में मैं जो पढ़ाई हूँ आपने आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और है कि आप जो व्याख्या दी गई है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुखलाल नज़र, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मनसुखलाल नज़र। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखलाल नज़र थे। इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया गया था, ठीक है। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे कौन? M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुखलाल। ये क्वेश्चन आप सेम है। मनसुखलाल तो कौन थे? मनसुखलाल जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, या एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, और दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ, या विथ ट्रूथ है, ठीक है। या हिंद स्वराज, या दी स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वैश्या कहा था। यह पुस्तक मूलतः कौन सी भाषा में थी, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है गुजराती भाषा में थी। और कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। 3 क्वेश्चन इसमें से बन गए हैं आपके साथ में। अभिनव भारत संगठित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? क्रांतिकारी अभिनव भारत संगठित किया गया था उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में नासिक, महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गया था, ठीक है। 1904 में नासिक, महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नए नाम में उद्देश्य के लिए साथ प्रस्तावित हो गई थी अभिनव नाम, ठीक है। भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई हैं। यह एक गुप्त संगठन था। अगला है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से या अस्पृश्यता से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्टेट से। व्याख्या क्या है? वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से था, ठीक है। अगला है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने क्या कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, ठीक है। क्या नाम कहते आपके गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड मिंटो ने या लैंसडाउन ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया? 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत के वायसराय बने। पहले कौन बने? उससे पहले थे आपके लॉर्ड रिपन, फिर लॉर्ड डफरिन 1884 में बने। यह 1884 से 1888 तक भारत का क्या रहे? वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ ना, इसी अधिवेशन का उपहास करते हुए कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने सही है वाली एक क्या है? संस्था है, बोला उन्होंने, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब पहला क्या दे रखा है आपका कथन? ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार का क्या था? संतुलन अनुकूल था। कारण बता रहा है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ए और बी दोनों, ए और आर सही है।
आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, या ए और आर सही है बट आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर, ए ट्रू है, आर गलत है, और ए गलत है, आर ट्रू है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए और आर क्या हैं, ट्रू है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, और साथ ही क्या था, धन की निकासी का स्वरूप प्रतिफलित अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है। ब्रिटिश काल में था क्या, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने एक क्या की थी, रणनीति बनाकर भारत को आर्थिक शोषण किया पहले तो। ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ की जनता की चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियाँ भारतीयों पर जबरदस्ती क्या करी, लाद दी। ठीक है। पहले तो उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद क्या किया, शोषण किया, और बाद में क्या किया इन्होंने, अपनी जो जितनी भी नीतियाँ थी उनको जबरदस्ती लादा कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को हित रहना, अंग्रेजों को हित रहना मतलब क्या करें कि अंग्रेजों के ही हित में रहें ये लोग। इस शोषण की नीति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया था। ठीक है। जॉन सुलिवन ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु लेती है और टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। वही धन का निकासी से निर्यात के रूप में किसी प्रकार का प्रतिफलन नहीं हुआ। कथन एवं कारण दोनों सही हैं। कारण कवन की सही व्याख्या, मतलब कथन जो क्या है, जो कारण दिया है वो उसकी सही व्याख्या है। ठीक है। 30 क्वेश्चंस कर दिए थे अभी तक हमने, उसकी सही व्याख्या है। ठीक है। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक व एकाधिकार को क्या किया, खो दिया। तो कब खोया, चार्टर एक्ट के द्वारा 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, या चार्टर एक्ट 1833 में, या चार्टर एक्ट 1853 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 में। भारत का क्या थे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में, जिसे औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं, 1813 से 1858 को कहा जाता है। ठीक है। में भारत को ब्रिटिश काल के आयात का मुक्त बाजार बना दिया था। ठीक है। आयात का क्या बना दिया था, मुक्त बाजार बना था। 1813 में क्या किया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। 1813 में क्या किया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। केवल चीन और चाय व्यापार पर एकाधिकार बनाने के रहने दिया। बाकी सबका कर दिया, एकाधिकार समाप्त किया, इसी को बनाए रहा। तथा 1833 में 1833 में कंपनी के समस्त वाणिज्य गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, नागपट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। उन्होंने डचों ने क्या किया, अपना व्यापारिक अड्डे मोस्टली हर जगह स्थापित किए। नागपट्टनम में भी किया 1600। डच ने क्या किया था, डच के जो सेना नायक थे वेदेर हेग, कौन थे, वेदेर हेग उनके सेना नायक थे। 1605 में कोरोमंडल क्षेत्र से 16 किलोमीटर के क्षेत्रफल के मुसलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना। सबसे पहले उन्होंने कहा क्या, मुसलीपट्टनम में किया। उसके बाद डचों ने सूरत में, भड़ौच में, कैम्बे में, अहमदाबाद में, कोचीन में, मछलीपट्टनम में, चिंचुरा में, पटना में, आगरा में, नागपट्टिनम में व्यापारिक केंद्र को सबसे पहले कहाँ खोला था। एक क्वेश्चन ये बनता है कारखाना अपना मुसलीपट्टनम में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF मैंने जैसे आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी 4-5 क्लासेस और होंगी इसकी, और फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू।